प्राधिकरण असेल, बीपीटी प्राधिकरण असेल, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। जतिन प्रसाद जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं। आप पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस संगठन में कई विभिन्न पदों में आपने कार्य किया है। आपके पिताजी स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी जो आज हमारे मध्य हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह श्री जतिन प्रसाद जी को पार्टी की सदस्यता दिलाएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची उनको सौंपे। आदरणीय पीयूष गोयल जी बुके देके आपका स्वागत करें। इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि जतिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनिल जी। माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी जब आकाशात्मक एकदम सडनली उनके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ। और ये मुंबई में तब काम करा करते थे, बहुत अच्छी पद पर थे। दून स्कूल से पढ़ाई की, श्रीराम कॉलेज से, दिल्ली के विख्यात कॉलेज से पढ़ने के बाद एमबीए करने के बाद अपने काम में लगे थे, जब बहुत छोटी उम्र में उनको परिवार को ये धक्का पड़ा। लेकिन छोटी आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से, अपने काम से लोगों का दिल जीता। 2 बार पार्लियामेंट में अच्छे मतों से जीते। पहली बार शाहजहांपुर से 2004 में, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेंद्र जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं। मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे तो एक पर्सनल अनुभव भी है। मैं याद करता हूं कि जब ये
पहले कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने बहुत प्रयत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कन्वर्जन स्वीकृत तो करा पाई, लेकिन उसको गति नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द वो पूरा हो काम। मोदी जी की सरकार 2014 में आए, तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितेंद्र प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जितेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे जीवन, राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा, वो यहां सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने
उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा हूं। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं, जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरतमंद है। और दूसरा कारण यह भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है? तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी वो माध्यम बनेगा, वो सशक्त संगठन, देशव्यापी इतना संगठन, इतना मजबूत नेतृत्व जो आज देश को जरूरत है। मैं इस वक्त ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मेरा काम बोलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी मेरे उन कांग्रेसजनों का जिनका मुझे आशीर्वाद मिला और साथियों का इतने वर्ष तक। मगर अब मैं समर्पित एक, गोयल जी आप सब जानते हैं, आपका धन्यवाद दूंगा। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मैं कार्य करूंगा और वही उद्देश्य, सबका विकास और सबका साथ, जो उद्देश्य है एक भारत और श्रेष्ठ भारत का, वो लेके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। धन्यवाद धन्यवाद नितिन जी। एक मिनट, अभी आप इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात करेंगे और क्योंकि कोविड गाइडलाइंस हैं, सब लोग पालन कीजिए। ये टिक टैक थोड़ी देर बाद में एक एक करके सबको देंगे, कृपया अनुशासन बनाए रखिए। तो आप सुन रहे थे जितिन प्रसाद को, जिन्होंने कहा कि अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी का हाथ थाम रहे कार्यकर्ता के तौर पर। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कमाल खान भी और अखिलेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। कमाल, यूपी की राजनीति में ये बदलाव, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि इससे यूपी की राजनीति में बदलाव ये आएगा कि बीजेपी को इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होगा। बीजेपी के लिए आप देखिए कि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें रेखा वर्मा जो बीजेपी की धौरहरा सीट से जीती हैं, जहां पे जितिन प्रसाद कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको 5,12,000 से ज्यादा वोट मिले थे और जितिन प्रसाद को 1,62,000 के आसपास मिले थे। तो इतना ह्यूज गैप है दोनों के बीच में। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने उनको अपने किसी फायदे के लिए नहीं लिया है, कांग्रेस का नुकसान करने के लिए लिया है। और अगर फायदे के लिए लिया है तो वो जो एक परसेप्शन की लड़ाई होती है उसमें आगे बढ़ने के लिए लिया है। देखिए, जितिन प्रसाद ने 2014 में जो चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, धौरहरा सीट से, जहां पे उनका प्रभाव क्षेत्र है, उनके पिताजी का प्रभाव क्षेत्र है, वहां से वो चौथे नंबर पे आए थे। और जो 2019 का उन्होंने चुनाव लड़ा है उसमें तीसरे नंबर पे आए हैं। जीतने वाली बीजेपी के उम्मीदवार को 6,12,000 से ज्यादा वोट मिले और जितिन प्रसाद को 1,62,000 के आसपास वोट मिले। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहां किसका प्रभाव ज्यादा है, उनको लेने से बीजेपी को क्या लाभ हो सकता है। देखिए, क्या है कि धौरहरा एक ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, इसके बावजूद वहां पे रेखा वर्मा जो बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं, वो अपनी जाति का वोट उनका चाहे जितना हो, लेकिन बीजेपी के नाम पे उनको इतना वोट मिलता है एक ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में, जहां पे जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेतना परिषद के नाम से एक बड़ा संगठन चलाते हैं और लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन उनसे बहुत तरह के ब्राह्मणों के मुद्दों पे संवाद करते रहते हैं। तो ये यूपी के राजनीति में बीजेपी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन ये है कि कांग्रेस का नुकसान ये है कि एक तो परसेप्शन की लड़ाई में नुकसान है कि ये
गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, और अलग अलग स्टेट के वो बहुत महत्वपूर्ण समय में इंचार्ज भी बनाए गए। दूसरा क्या है कि जो प्रियंका गांधी जो थोड़ी लड़ाई लड़ रही हैं यहाँ पे, कांग्रेस की जमीन तलाश रही हैं, उसको झटका लगेगा कि इनके पिता का जो प्रभाव क्षेत्र के कारण, इनके प्रभाव क्षेत्र के कारण, और जो ब्राह्मण होने के नाते जो ब्राह्मण इनके साथ जुड़ा हुआ था और इनके नाम पे कांग्रेस को वोट देता था, उसमें से बहुत सारा वोट छिटक जाएगा और परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस हार रही है और बीजेपी जीत रही है। जमीन पे ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये उत्तर प्रदेश के कोई इतने बड़े नेता थे कि उनको शामिल करा के बीजेपी जो है यहाँ कोई बहुत बड़ा फायदा उठा लेगी। जी अखिलेश, जिस तरह की बात कमाल कह रहे हैं, परसेप्शन की जो लड़ाई, जो आप और हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक कांग्रेस को एक मैसेज भेज दिया गया है, अब चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है, लड़ाई शुरू कर दी गई है और उसमें पहला पासा या पहली चाल चल दी गई है। बिल्कुल, और हम जानते हैं कि खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। हर मुद्दे पर जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है उसको या तो बना दिया जाता है या वहाँ पर वो खुद पहुँच करके उसको बहुत तूल देती हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के नेता हैं, उनसे भी उनके मधुर संबंध हैं। हालांकि कल ही चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहेंगे, सपा और आरएलडी के साथ जाना चाहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आज की तारीख में सपा आरएलडी भी नहीं पूछ रही है। अगर सपा आरएलडी के साथ कांग्रेस पार्टी जाए तो शायद एक मजबूत गठबंधन बन सकता है। लेकिन इस तरह के नेता अगर लगातार एक्सोडस करते रहेंगे, निकलते रहेंगे कांग्रेस से, तो शायद कांग्रेस का ज़मीनी आधार जो थोड़ा बहुत भी है वो कमज़ोर होगा। ये बात सही है कमाल की बात कि 2014, 2017, 2019 3 चुनाव में जितेंद्र प्रसाद को जो है हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि 2004, 2009 के चुनाव में वो चुनाव जीते भी हैं और बड़े मत से जीते, यहाँ केंद्र में मंत्री भी बनाए गए। तो यानी उनके पिता के या दादा के ज़माने से उस क्षेत्र में उनका आधार तो है। लेकिन जब हवा बह रही होती है तो जाहिर सी बात है कि लोग हवा के साथ बहना पसंद करते हैं। जो ब्राह्मण वोट की बात हम लगातार कर रहे हैं कि बीजेपी ने बड़े पैमाने पर ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर खींचा था, और जो 2014, 2017, 2019 में यूपी में देखने को भी मिला, इस बार वो वोट छिटकने का खतरा बीजेपी के सामने है। और इसीलिए बीजेपी इन चेहरों को तरजीह देगी जो ब्राह्मण हैं और जो ब्राह्मणवाद की राजनीति करते हैं। जितिन प्रसाद खुद लंबे समय से, वो चाहे ब्रह्म चेतना मंच हो या फिर ब्राह्मण दिवस की बधाई देना हो, ब्राह्मण करते रहते हैं। तो इसलिए बीजेपी को लगा कि शायद जितिन प्रसाद के लाने से एक ये संदेश ब्राह्मणों को जाए। और दूसरी बात बिल्कुल सही है कमाल की कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जो रिवाइव करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी उसमें ऐसे नेता जिनका थोड़ा थोड़ा पॉकेट्स में भी अगर इन्फ्लुएंस है, अगर वो साथ रहते कांग्रेस के तो शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता था। और अगर ब्राह्मण एक विकल्प तलाशना चाह रहे थे तो वो विकल्प पे कांग्रेस हो सकती थी। लेकिन ऐसे नेता अगर बीजेपी की तरफ आएंगे तो शायद ब्राह्मण दोबारा सोचेंगे कि उन्हें बीजेपी के साथ ही रहना है या फिर किसी और पार्टी का रुख करना है। जी कमाल, ऐसे में अगर जैसा अखिलेश कहते हैं कि जब हवा बहती है तो लोग उसके साथ बह जाते हैं, तो अगर जितिन प्रसाद गए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक कमजोरी जरूर एक्सपोज हो गई है। और ये पता चल गया कि ऐसा और भी हो सकता है क्या? इसकी कोई स्थिति होती हुई आप देख रहे हैं कि कोई ऐसे और नेता भी हों जो इस वक्त ससेप्टेबल हों और जो पोच किए जा सकते हों? देखिए, ऐसा कि नाम बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे कई लोग हो सकते हैं और बहुत सारे लोग अपने लिए एक बेहतर भविष्य तलाश रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप देखिए कि कांग्रेस जो है यहाँ पे 89 में थी आखिरी बार, 89 के बाद से वो सत्ता में नहीं है। जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वो अपने कार्यकर्ता के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, जो लोग उसके साथ चुनाव प्रचार करते हैं, उसकी मदद करते हैं राजनीति में, उनके लिए कुछ करने की स्थिति में होती है। लेकिन जब पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो उसके सिपाही दरोगा तक उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो वो ना अपने वर्कर को कुछ दे सकती है, ना उनको कोई ठेका दिला सकती है, ना उन्हें नौकरी दिला सकती है, ना उनका कोई काम करवा सकती है, ना प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक सिस्टम में उनकी कोई पैठ होती है, उनकी बात सुनी जाती है। इतने लंबे अरसे के बाद अगर कोई कांग्रेस का झंडा पकड़े हुए उत्तर प्रदेश में खड़ा है तो यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, फर्क यह पड़ेगा कि वो ब्राह्मण लोग या वो उनके पिता के प्रभाव क्षेत्र वाले लोग जो उनके इलाके में उनके साथ जुड़े हुए थे,
अब और ज्यादा उनके साथ जुड़ सकते हैं लोग इस उम्मीद में कि अब ये एक सत्ताधारी दल के साथ आ गए हैं जो केंद्र में और प्रदेश में जिसकी बहुत मजबूत सरकार है, और वो उनका कुछ फायदा करा सकते हैं, कुछ भला करा सकते हैं, मुसीबत में मदद करा सकते हैं। तो अब एक फर्क ये पड़ेगा कि ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरा जो अखिलेश कह रहे थे कि देखिए यहां पे एक गुट ब्राह्मण नेताओं का ये इस बात को उछाल रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो ठाकुर हैं और उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है। तो दो घटनाएं हैं। आप देखिए अभी कल अनूप चंद्र पांडे जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, रिटायर हुए थे, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। आज जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल किया गया। तो एक ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा चेहरा ब्राह्मण और राजनीति में एक चेहरा ब्राह्मण जो बहुत दिन से ब्राह्मणों की राजनीति कर रहे हैं अपना संगठन बना करके भी। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई है उसको बीजेपी ने जीतने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी खबर जो आज आई है, एक कद्दावर नेता, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ अब बीजेपी का हाथ थाम लिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में आने लगी है और साल भर में चुनाव है, उससे पहले ये बड़ा झटका कांग्रेस को। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।